हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, बीएआरसी टेस्ट सीरीज में 5 टेस्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपना 6 टेस्ट है और ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का। अब टेस्ट को एक्सेस करने के लिए आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना है, वहाँ पे आपको टेस्ट के क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आप पीडीएफ ओपन करेंगे, डाउनलोड करेंगे उसको, अपने फ़ोन में 12 मिनट का अलार्म लगाएंगे। आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे ही अलार्म ऑफ होगी आप रुक जाएंगे। जैसे पहले चेक करते आए, पहले वाले टेस्ट में चेक किया है वैसे ही चेक कर लेना। आपको पता है एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, नेगेटिव -1 रहता है। टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 to 3 करके आपका 30 मार्क्स का पेपर हो गया पूरा। तो इसमें आपको देखना है कि आप कितना अच्छे से अटैम्प्ट कर पाए हो। ट्राई करना, स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करो और ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सॉल्व करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक ऑप्शन नहीं देखना होता, बस आप ये सोचो कि करेक्ट आंसर तक पहुँचेंगे कैसे। ठीक है, तो अभी ना जल्दी से जिसने सॉल्व कर लिया है एक बार अपने आंसर्स मैच कर लो। क्वेश्चन नंबर 1, जिस भी ऑप्शन के आगे एस्ट्रिक मार्क्ड है वो उसका आंसर है। सो फर्स्ट का बी है, सेकंड बी, थर्ड सी, फोर्थ बी, फिफ्थ सी, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ऑप्शन ए, एट्थ ऑप्शन बी, नाइन्थ सी एंड 10th ऑप्शन डी। ठीक है, अभी खुद को मार्क्स दे लो, नेगेटिव वाला स्कोर माइनस कर लेना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से देखना। तो जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये पूछा गया था BARC 2020 में, और ये सेम क्वेश्चन जो है ये CSIR नेट में भी एक बार आ चुका है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको बताना है कौन से वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता है। फटाफट से काउंट करेंगे। यहाँ पर देखो, हमारे पास रुदेनियम है, इस पास कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से 5 आएंगे, 8 + 5 13। देखो आपको ना पूरा लिखने की नीड भी नहीं है, डायरेक्टली आपको स्क्रीन पे दिखेगा क्वेश्चन, वहीं से काउंट कर लो। तो यहाँ से 8 + 5 13, 14 15 16 17 18, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 18 इलेक्ट्रॉन्स। खत्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, ओस्मियम है, यहाँ पे 8 ही होगा, 8 + 3 11 + 2 13 14 15 16 एंड +1 17। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं 17 इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्टली इसी को मार्क कर देंगे। अब ये कैसे हुआ, देखो ओस्मियम के पास 8 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के 3 होंगे, Br से हमें एक Br से एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो 2 से 2 मिल जाएंगे। PMe3 है, लोन पेयर होंगे इसके पास, हमने 2 ऐड करवाया। ये क्या है NMe2, इसके पास 2 CH3 हैं, ऐसे हैं, तो इसके पास एक लोन पेयर भी होगा और इलेक्ट्रॉन भी है सबसे पहले, है ना। तो पहले इसको पता है कि इसको 3 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो पहले अपनी ये बॉन्ड ही कंप्लीट करेगा ना, तो सबसे पहले ये बॉन्ड इसी के साथ बनाएगा। तो यहाँ पे आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर नहीं करने, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर नहीं करने, आपको सिर्फ ये सिंगल इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना है। देखो ध्यान से कि जब भी लिगेंड गिवन है ना, ये देखो जो भी उसमें डोनर एटम है, क्या वो जितने बॉन्ड्स बना दे उसके बन चुके हैं। अगर बन चुके हैं फिर तो अपने वो लोन पेयर देगा, अगर नहीं बने हैं फिर तो पहले वो अपने बॉन्ड कंप्लीट करेगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, आपको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से हमने बोला कि सिर्फ ये एक ही इलेक्ट्रॉन देगा और नेगेटिव चार्ज मतलब क्या +1 और कर लो। ठीक है, तो ऐसे करके अपने पास 17 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी चेक करने की नीड नहीं है, बट फिर भी आप कर सकते हैं, अभी सॉल्व करवा रही हूँ तो मैं। यहाँ पे 6 करते हैं, यहाँ से 6 + 6 12, 12 + 1 13 14 और यहाँ से 15 16 17 18, ये भी कितने हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे आए, यहाँ से आए अपने पास 6, यहाँ से 3 × 6। सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाते हैं, 3 ही बने हैं, एक बनाएगा, Cl से एक आएगा, ये क्या है N ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, ऐसे ही है, अपने लोन पेयर ही देगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ऐसे अपने पास 2 हैं तो 2 और ऐड करो, कितने हो गए 18 हो गए। यहाँ पर आते हैं लास्ट वाले में, IR से आएंगे 9 + 3 + 2 × 2 4 प्लस यहाँ पे देखो ये भी नाइट्रोजन वाले ग्रुप का ही है, इसको भी 3 बॉन्ड्स बनाने होते हैं, 2 ही बने हुए इसके साथ, तो एक ही बनाएगा ये, और यहाँ से +1 कर लो। अभी 9 + 7 16 17 18, तो इसके पास भी कितने 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए हम मार्क कर रहे हैं ऑप्शन बी। यहाँ पर आते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी BARC 2020 में ही आया है। देखो इन्होंने कहा है कि जो भी मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है एयर में, बट वाटर में वो इनर्ट रहते हैं। ऐसा क्यों हो सकता है, इस ऑब्जर्वेशन का रीज़न क्या है। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की, क्या मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन का मीनिंग है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि एयर में ऑक्सीडेशन होता है, वाटर में इनर्ट रहता है। ऐसा क्यों है? तो आपको ना अगर वैसे आंसर नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शंस को देख के आंसर पक्का आ जाएगा। जब भी इन्होंने यहाँ पे एयर लिखा है तो एयर से आपको पता है ना यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है हमारे पास, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की बात हो रही है, वाटर को डायरेक्टली यूज़ कर ही रहे हैं। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, हमें दिख रहा है इसके पास क्या है, पाई बॉन्ड है, यानी कि पाई स्टार इसका एम्प्टी रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो अपने पास जो O2 है उसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है। ऑक्सीजन हमारे पास एयर में प्रेजेंट होती है, उसके पास पाई स्टार एम्प्टी है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक बात है। तो इसकी जो पाई एक्सेप्टर एबिलिटी है वो ऑक्सीडेशन करवा देती है मेटल का। ऐसे अगर हम बात करें वाटर की, वाटर में अपने पास कोई पाई बॉन्ड है नहीं, जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर अवेलेबल कैसा है, पाई डोनर लिगेंड है, तो इसकी वजह से तो खुद दे रहे इलेक्ट्रॉन्स को। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो मेटल को गेन करने पड़ेंगे ना, है ना, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। सही बात है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई मतलब ही नहीं बनता, समझ लो। इसलिए हम मार्क कर देंगे ऑप्शन बी कि एयर में ऑक्सीजन होती है जिसका पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर है, तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जबकि वाटर वाले केस में पाई डोनर लिगेंड है तो नहीं हो पाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था BARC 2020 में। तो यहाँ पर ना आप ध्यान से देखो, अगर हम बात करें इसके बाकी ग्रुप मेंबर्स की, तो ये अपने पास आयरन होगा Fe3CO12, Ru3CO12 और लास्ट में ओस्मियम OS3CO12। ऐसे ही है। तो एक चीज़ ध्यान रखो, जैसे हम ग्रुप में नीचे की साइड आते हैं तो जो टेंडेंसी होती है ब्रिजिंग लिगेंड की, ब्रिज बॉन्ड बनाने की, वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, किसी भी लिगेंड की ब्रिजिंग पोजीशन में जाने की टेंडेंसी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेटल का साइज इंक्रीज कर रहा होता है फ्रॉम अप टू डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें तो ब्रिजिंग लिगेंड होंगे 2, ठीक है, इसमें 2 ब्रिजिंग लिगेंड्स होंगे, और इन दोनों केसेस में एक भी ब्रिजिंग लिगेंड नहीं होगा। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, कैसे बनाएंगे, 3 अपने पास रुदेनियम है, हमने ऐसे बनाए। ठीक है, इनके साथ लगा दो आप 4 CO लिगेंड्स ऐसे, और मेटल्स इनके बीच में मेटल मेटल बॉन्ड काउंट कर सकते हैं अलग से हम। बट मेन बात ये कि बीच में इनके कोई भी ब्रिजिंग लिगेंड नहीं आएगा, सारे ही टर्मिनल होंगे, इसलिए हम मार्क कर रहे हैं ऑप्शन सी। ध्यान रखो, डाउन द ग्रुप ब्रिजिंग लिगेंड की ब्रिजिंग बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज करनी शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास सेंट्रल मेटल साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके, आगे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ। कैसे बताएंगे? देखो, बाकी सारे पॉइंट्स ना कॉमन है, ये प्लेटिनम है, सारे ही कॉम्प्लेक्सेस में 3 Cl लिगेंड लगे हुए हैं इसके साथ। चेंज सिर्फ एल्कीन का है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो सब में है, सिर्फ जो इसका जो ग्रुप लगे हुए ना ये डिफरेंट है। सो मेन पॉइंट ये है, अगर हम बात करें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, ऐसे बात अगर हम करते हैं तो क्या होगा, जब ये प्लेटिनम अगर इलेक्ट्रॉन देता है इसको वापस, या फिर ये कह लो कि अगर वापस से बैक बॉन्डिंग इसमें होगी, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, पाई स्टार में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करनी स्टार्ट होगी, है ना। तो हम ये कहेंगे जितनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, जितनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उतनी ज़्यादा होगी बॉन्ड लेंथ। बैक बॉन्डिंग जितनी इंक्रीज करेगी, अगर हम बात करें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, सो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगी। तो आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा है किसमें। तो यहाँ पर देखो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो सब में कॉमन हो गया, सिर्फ ये वाला पार्ट डिफरेंट है। अगर हम बात करें सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स की, अलग यहाँ पे CN लिगेंड्स लगे हुए हैं। ठीक है, CN क्या है, पाई एक्सेप्टर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो ये वाला सिस्टम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा बॉन्ड लेंथ बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि बैक बॉन्डिंग बढ़ रही है ना। तो अगर बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो फिर बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो ये लिगेंड्स लगे हुए हैं क्या ये पाई एक्सेप्टर हैं, क्योंकि अगर ये पाई एक्सेप्टर होंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेंगे, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी वो यहाँ से पुल करना स्टार्ट करेंगे फिर, यानी कि बैक बॉन्डिंग तो हो रही है। और अगर बैक बॉन्डिंग होगी, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इसके पाई स्टार में। ठीक है, अगर पाई स्टार में जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बस वही वाली बात है। तो इस वाले केस में ही सिर्फ क्या है, पाई एक्सेप्टेड लिगेंड्स हैं। तो सेकंड वाले केस में तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। बाकी सब में आते हैं, यहाँ पर सिंपल H लगा हुआ है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे 4 फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या होता है, -I लगाएंगे इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल तो करेंगे। ये पाई स्टार से ले रहा था, पाई एक्सेप्टर है, ठीक है,
पाई एक्सेप्टर है, वहाँ से एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास ये माइनस आई लगाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहाँ से भी विड्रॉ करेगा, है ना। तो इसके बाद कौन सा आएगा, ये वाला फोर्थ, क्योंकि यहाँ पे कितने 4 फ्लोरीन है और यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, तो यहाँ थर्ड लगाएंगे। और फर्स्ट वाले केस में क्या है, अपने पास एक भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, कैसे भी नहीं विड्रॉ कर सकता वो, ठीक है। उस वाले केस में बैक बॉन्डिंग सबसे कम होगी, सो बॉन्ड लेंथ भी सबसे कम ही होगी, इसलिए हम मार्क कर देंगे ऑप्शन बी। फिफ्थ पे आते हैं। ओके, आपको बताने ज्योमेट्री कौन सी होगी, इसके लिए मैं काम करेंगे, इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे। आयरन है इसके पास 8 होते हैं, 8 5 ज़ा 40, 15 2 ज़ा 30 और कार्बन के हो गए 4, कितना आया 74। 74 पे क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल, यानी कि ऑप्शन सी। आगे आते हैं, केज टाइप स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय दिस, इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो Cp3CO3 है, इसको मैंने लिखा CpCO3, बात एक ही है, यहाँ लिखा B3H5, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आइसोलोबल एनालॉगी का, ठीक है। अगर पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स वाली प्लेलिस्ट का, वहाँ से देख लेना। यहाँ पर आते हैं, Cp से आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, कोबाल्ट से आएंगे 9, ठीक है, टोटल हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आइसोलोबल एनालॉगी यूज़ करेंगे, इसके प्लेस में मैं लिख सकती हूँ BH, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, आइसोलोबल है, ठीक है। तो मैंने इसके प्लेस में लिखा BH, यहाँ पे 3 B3H5, ये हो गया। यहाँ से टोटल बोरोन कितने, 3, यहाँ से कितने हो गए, 6 हो गए, और H कितने हैं, 5 + 3 8, यही है। यहाँ से 2H+ बाहर निकाल दो, 2H+ के बाहर निकलते ही क्या बचेगा, B6H6, और क्योंकि +2 बाहर गया है तो यहाँ पे अंदर -2 रहा होगा, ठीक है। क्या है ये, क्लोजो है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। आगे आते हैं, करेक्ट ऑप्शन हैविंग 1 कॉम्प्लेक्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन बाय हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब देखो, अगर हम बात करें ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन की, अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप चेक कर लेना ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की प्लेलिस्ट का, थोड़ा सा आइडिया चाहिए यहाँ से ले लो। देखो, ऑक्सीडेटिव एडिशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेटिव की जब हम बात कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन होता है मेटल का, ठीक है। और ऑक्सीडेशन में क्या पता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या तो हम ऐसे बोल लें कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी, उसको भी हम ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। या फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में तो हम कहेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और एडिशन किसका है, एडिशन को हम लिंक करते हैं लिगेंड के साथ, बाहर से जो भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात हो रही है, वो ऐड होगा यहाँ पे आके। सो मेन ना, अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देने हैं उसने। अभी बात बताओ, 2 सिस्टम आपके पास हैं, एक है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक है इलेक्ट्रॉन रिच। जब इलेक्ट्रॉन देने की बात आएगी तो दोनों में से कौन सा आगे आएगा, एक जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो तो पहले ही कमी है उसके पास इलेक्ट्रॉन की, वो तो देगा ही क्यों, है ना। जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वही देगा। तो पहली कंडीशन यही है कि आपको इलेक्ट्रॉन रिच ढूंढना है। अगर हम इन दोनों में से बात करते हैं ना, इन दोनों कॉम्प्लेक्स में से फर्स्ट एंड सेकंड, इनमें से आप ये देखो, इनमें से कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ओके, पहले दे दो कॉमन पार्ट कितना है, ठीक है। कॉमन पार्ट में अपने पास ध्यान से देखो, यहाँ पे बाकी सब कुछ कॉमन है, डिफरेंस किसका है, यहाँ पे एक PME3 लिगेंड है और यहाँ पे एक CO लिगेंड है, बाकी सब तो कॉमन है ना। अब जो CO है वो है पाई एक्सेप्टर, पाई एक्सेप्टर, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर, यानी कि यहाँ से बैक बॉन्डिंग ज़्यादा करवाएगा तो मेटल को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा कंपैरेटिवली, ठीक बात है। तो हम ये कहेंगे जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर हो गया है तो ऑक्सीडेटिव एडिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो इसकी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई, मतलब ये तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, ये ज़्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट करेगा, ठीक बात है। तो हमने बोला कि फर्स्ट वाला ज़्यादा बेटर है। तो अगर फर्स्ट वाला ज़्यादा बेटर है तो आपके पास बचते हैं 2 ऑप्शन, ये तो हट गए, है ना। नेक्स्ट आते हैं नीचे, यहाँ पे इनमें क्या है, डिफरेंस पता करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो एक CO लिगेंड है ना, और यहाँ पे एक Cl लिगेंड है। तो अगर हम ऐसे देखेंगे, हम ये बोल देंगे कि CO का मतलब क्या है, पाई एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, मतलब ये तो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, ठीक बात है ना। लेकिन एक चीज़ और देखना, टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना। यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल इलेक्ट्रॉन्स की, 9 10 10 + 6 16, यहाँ पे 9 10 11 12
12 + 4 16, दोनों में 16 इलेक्ट्रॉन्स थे। यहाँ पर आते हैं, इसके पास 9 10 11 12, 12 + 4 16, यहाँ पर आना देखना 9 + 3 12, 12 + 2 14, यहाँ पे कितने हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, यही पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि वो तो वैसे ही ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। लिगेंड को भूल जाओ, पूरे कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे जो थर्ड वाला है ना वो कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा रिएक्टिव होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन में। तो हम मार्क करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड यानी कि ऑप्शन ए। तो जब भी क्वेश्चन आए ऑक्सीडेटिव एडिशन का या रिडक्टिव एलिमिनेशन का भी आए तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पे कि एक बार इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो दोनों कॉम्प्लेक्सेस के, फिर लिगेंड्स पे जाओ। आगे देखते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स। देखो यहाँ पे ना ये वाला पोर्शन कॉमन है, इतना पोर्शन सब में कॉमन है, तो जब भी कंपेयर करना है कॉमन पोर्शन को हमें देखना ही नहीं है, बाकी सब देखते हैं। यहाँ पे लिगेंड है PF3, यहाँ पे है PCl3 और यहाँ पे POMe3। ये हमने लगाया मेटल मोलिबेडनम, इसके साथ अटैच्ड है अपने पास CO लिगेंड, ठीक है। अब मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पर जितनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, जैसे हमने पहले प्लेटिनम वाले क्वेश्चन में देखा था, जितनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, इसके पाई स्टार में जाएंगे। बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, है ना, ठीक बात है। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ तो वीक हो रही है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी ना, बैक बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो फिर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। तो आप सिर्फ इतना डिसाइड कर लो कि बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम हो कहाँ पर रही है। अब लिगेंड्स की बात करेंगे, जो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा मोलिबेडनम को उतने ही अच्छे से खींचेगा, ये उतनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, ठीक बात है। आप सिर्फ ये डिसाइड कर लो इन तीनों में से सबसे अच्छा डोनर कौन सा है। तो मुझे ये पता है जो फ्लोरीन है ना वो तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सो PF3 तो देने के मामले में सबसे पीछे लगाएंगे, फिर लगाएंगे PCl को और सबसे आगे कौन सा रहेगा POMe3। अब ना एक बात बहुत ध्यान से सुनना, POMe3 जब भी ऐसे फोस्फीन वाली बात हो ना तो ध्यान रखो जो हैलाइड्स होंगे ना, जो भी हैलाइड होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेशन की बात आ रही है सबसे पीछे रहेंगे, उसके आगे रहेंगे एल्कोक्साइड और इनसे भी आगे रहेंगे एल्काइल ग्रुप, ठीक है, इस तरह से रहता है। तो अगर डोनेशन की बात है सबसे अच्छे डोनर ये होंगे, फिर ये और फिर ये। हैलाइड में अगर देखना हो तो फ्लोरीन सबसे पीछे, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br और यहाँ पे I। ये हम डोनर एबिलिटी की बात कर रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं देगा यहाँ पे, ये कंपैरेटिवली कम देगा, तो बैक बॉन्डिंग भी कम होगी यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट तो मैक्सिमम, देन सेकेंड, देन थर्ड ऑप्शन भी मार्क करो, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, आपको बतानी है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ से शुरू करते हैं। ये है PDCl2, PDCl2 है, 2 Cl लगे हुए हैं, -1 +1 -1 +1 कितना हो गया +2, तो इसका क्या +2 है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। आगे आते हैं, न्यूट्रल लिगेंड है यानी कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। आगे आते हैं, OAC ऐसे है ना, -1 +1 कितने 2 है, +2 हो गया, +2 मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, चेक करने की नीड नहीं थी, दोनों सेम ही थे। आगे देखते हैं, पैलेडियम है, एक तरफ लगा हुआ है Br, एक तरफ लगा हुआ है अराइल ग्रुप, लेट्स से यहाँ पे कुछ मान लो R लगा हुआ है, सपोज कहीं भी हो सकता है, ऑर्थो मेटा पैरा कहीं भी हो सकता है, अराइल तो भाई है ना। -1 +1, कार्बन भी मेटल से पैलेडियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1 +1 कितना हो गया +2, तो यहाँ पे मार्क कर देंगे ऑप्शन C, ऐसे करना है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है विच ऑफ द कैटालिटिक प्रोटोकॉल्स लिस्टेड बिलो डेमोन्स्ट्रेट अ होमोजेनियस कैटालिसिस। होमोजेनियस का मतलब क्या है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो कैटलिस्ट हो चाहे वो रिएक्टेंट हो, सारे सेम फेज में होने चाहिए, तब हम बोलेंगे होमोजेनियस, ठीक है। यहाँ पर आओ, प्लेटिनम जो कि सॉलिड है वो कैटलाइज कर रहा है ऑक्सीजन जो कि गैस है और CO जो गैस है, इनके रिएक्शन को, दोनों गैसेस हैं, ये सॉलिड हो गया, दैट मीन्स होमोजीनियस नहीं है, ये हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल हो गया। तो फर्स्ट को हटाओ, फर्स्ट के हटते ही ये हट गया, ये हट गया। आगे देखते हैं, ये भी गैस है, ये भी गैस है, होमोजीनियस,
ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, होमोजीनियस। आप सिर्फ इतना देखो कि फेज एक होना चाहिए। फेज चाहे कोई भी हो, सॉलिड हो सकता है, सारे गैसेस हो सकते हैं, सारे लिक्विड हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट एक ही फेज होना चाहिए। तो सेकंड भी और थर्ड दोनों क्या है, होमोजीनियस है, दैट मीन्स ऑप्शन डी मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर आपका ये टेस्ट कंप्लीटली सॉल्व होता है। आई होप क्वेश्चंस हेल्पफुल रहे होंगे, प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी। अगर आप बताना चाहो तो अपना स्कोर शेयर कर सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट जो आपका टेस्ट होगा वो मुझे नहीं पता कौन सा होगा, आपने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे आपको टेस्ट शेड्यूल मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना, ठीक है। तो बस इसको यहाँ पे भी स्टॉप करेंगे, कल मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।